हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज हम लोग सम नंबर 19 सीखेंगे। एक्चुअली आप लोग सीखोगे, मैं आपको सिखाऊंगी। सम नंबर 19 फाइनल अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स का ये जो सम है, ये एडजस्टमेंट्स के लेवल इसमें काफ़ी हाई है। ओवरऑल हिडन एडजस्टमेंट्स भी 2-3 दिए हुए हैं और जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स भी थोड़ा टफ़ लेवल है, मतलब टफ़ लेवल के एडजस्टमेंट्स हैं। तो आप लोगों को इस सम को ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि चलो एग्ज़ाम में आ गया एंड आप लोगों ने तुक्के मार लिए और हो गया। बिकॉज इसके एग्ज़ाम्पल, ये जो एग्ज़ाम्पल इसका ये एडजस्टमेंट्स जितने भी हैं वो सारे यूनिक टाइप के हैं। ऑलमोस्ट 3 या 4 एडजस्टमेंट तो ऐसे हैं कि जिसकी इफ़ेक्ट 4-4 होती है, राइट। सो 2 इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट्स लगभग आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो ये 4 इफेक्ट्स वाले होते हैं इसमें डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आप लोगों को मेजर फोकस इसमें एडजस्टमेंट्स के ऊपर करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को रीड करने से। ये वाला सम जो है इसको कंपल्सरी आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। एक्चुअली ये वाले सम नहीं, हर एक सम आपको रीड करने का टाइम उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ टाइम इन्वेस्ट करना, नॉट वेस्ट करना। आप लोगों को लगता है कि मैम हर बार क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट करवाती हैं, बट एक्चुअली में क्या है कि ऐसे जो भी सम्स है कि जिसमें कुछ पहले एडजस्टमेंट्स आपने रीड करके उसकी इफ़ेक्ट दे दी, बट देन आफ्टर ऐसा होता है कि कभी कभी बाद में, मतलब 5th या 6th नंबर के एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जिसकी इफ़ेक्ट्स जो है वो आपके सेकेंड एडजस्टमेंट के ऊपर पड़ेगी। तो उसकी इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट सेकेंड नंबर के एडजस्टमेंट में होने वाली होती है। तो ये वाले सम में आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि सम रीड करने का इम्पोर्टेंस क्या है। लेट्स रीड सम। Sum number 19, Jay and Prafula are partners of the partnership firm, sharing profit and loss in the equal proportion. So, P&L ratio क्या है फ्रेंड्स? इक्वल है, अंडरलाइन कर देना। From the trial balance dated 31st March 2017 and additional information, prepare final accounts of the firm. बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस रीड करो। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स दिया है जय एंड प्रफुल्ला का। देन आफ्टर करंट अकाउंट दिए हैं। करंट अकाउंट दिए हैं तो करंट अकाउंट बनाने के, नहीं दिए तो ऑब्वियसली नहीं बनाने के। फिर दिया है गुड स्टॉक, बाजू में डेट है बट कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। डेट दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक है ऐसा बताने के लिए। नेक्स्ट आपको बोला है परचेस एंड सेल्स, गुड्स रिटर्न, कैश एंड बैंक। अच्छा, कैश एंड बैंक में आपको पता ही है अब तो कि कैश डेबिट वाला होता है और क्रेडिट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट है बिल्स, बिल्स रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। रेंट के बाजू में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? अप टू February 2017, दैट मीन्स हियर हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या? आपको बाजू में जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे पता लगता है कि इसमें 1 महीने का रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। मार्च मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। सो इसके अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो एग्जैक्टली ये जो दिया हुआ है वो 11 मंथ का है, तो डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 2000 मिल जाएगा। तो 2000 रुपीज़ हमें इसमें ऐड कर देने हैं एज देयर इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड होगा, प्रीपेड होगा तो लेस होगा। ये आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो आप 22,000 की अमाउंट को टिक कर लीजिए। हमेशा आपको अमाउंट को टिक करना है, लाइक दिस। ठीक है, आपको अमाउंट को टिक करना है, ऐसे ऐसे टिक नहीं करना है। एक्चुअली ये बुक किसी स्टूडेंट ने मुझे दी थी, उसने किसी और स्टूडेंट से ली थी, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है, बट मैं कभी यहाँ पे टिक नहीं करवाती, इधर ही टिक करना है आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिल्डिंग, फिर है करंट ईयर्स डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। सी, जब भी आपको डेप्रिशिएशन
ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फर्स्ट आपको एडजस्टमेंट पे नज़र घुमा लेने की कि वहाँ पे भी उसी सेम चीज़ के डेप्रिशिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये वाले ट्रायल बैलेंस वाले डेप्रिशिएशन को वो एसेट में ऐड कर देने का। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ के डेप्रिशिएशन के बारे में नहीं है तो ये वाले डेप्रिशिएशन को आप सीधा P&L में लिखोगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग रीड कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके सारे एडजस्टमेंट्स, कहीं पे भी बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन के बारे में नहीं बोला। सो ये वाला डेप्रिशिएशन डायरेक्टली आप P&L अकाउंट में लिख दोगे। नेक्स्ट आपको बोला है फ्रेट, फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। सी फर्नीचर के सेल के अंदर ऐसा है कि अभी जो न्यू प्रिंट आउट है लाइक फर्स्ट इस साल की या इससे आगे वाले साल की अगर आपके पास बुक होगी तो उसके अंदर 1 अप्रैल होगा, और अगर आपके पास पुरानी बुक होगी, ये तो वैसे फर्स्ट एडिशन है तो इसके अंदर 1 अक्टूबर था, तो कुछ बच्चों के पास इधर 1 अक्टूबर वाली बुक होगी, कुछ बच्चों के पास इधर 1 अप्रैल वाली बुक होगी। दोनों में क्या फ़र्क हो जाएगा वो मैं आपको जैसे ही सम सॉल्व करवाती हूँ तो बता दूंगी। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके बाजू में इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि दैट इज़ हिडन एडजस्टमेंट, तो आप इसको टिक कर लीजिए 5700 को। देन आफ्टर नेक्स्ट आपको बैड डेट एंड बैड डेट रिटर्न बोला हुआ है, तो बैड डेट एंड बैड डेट रिटर्न की इफेक्ट दे देंगे। सेम वे इसमें भी ऐसा है कि अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें यहाँ पर रिज़र्व लिखा होगा, जैसे मेरी बुक में था बट मैंने अभी अपडेटेड वर्जन कर दिया है। नेक्स्ट है लोन ऑफ प्रफुल्ला, तो इसके ऊपर भी 6% इंटरेस्ट काउंट करना है, ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। देन वेजेस है, फिर डिस्काउंट है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, मशीन के बाजू में बोला है कि एडिशन ऑफ ₹12,000 ऑन 31 दिसंबर 2016। सो बेसिकली ऐसा नहीं बोला कि ये 12,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड हो ही गया है, but whenever you will calculate depreciation you have to calculate depreciation separately। 40,000 पे अलग से depreciation फुल ईयर का लगेगा, whereas ये 12,000 पे हाफ ईयर का मतलब 3 मंथ का ही depreciation लगेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट अब आपको एडजस्टमेंट्स रीड करने हैं और एडजस्टमेंट्स टिक करने हैं, कर लेते हैं अपने। अब एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको बोला है कि 10% गुड्स की 20% वैल्यू लेस है, 20% गुड्स की 10% वैल्यू लेस है, और बाकी के गुड्स में 25% लेस है। तो जो भी बोला है अकॉर्डिंगली अपने कर लेंगे, उसको कहीं टिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड करंट अकाउंट्स। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेएबल टू जय, ही हैज़ विड्रॉन 4 मंथ विच इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। मतलब कि अगर हमको मंथली सैलरी जय को देनी होती तो हम सीधा ये करते कि जय के अकाउंट को क्रेडिट कर देते और P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते, बट यहाँ पे क्योंकि ऐसा लिखा है कि उसने 4 महीने की तो ऑलरेडी विड्रॉ कर ली है और वो गलती से P&L एप्रोप्रिएशन में लिखने के बदले सैलरी में है इंक्लूडेड, सो अभी तो हमको सैलरी में से माइनस करना पड़ेगा। सो सैलरी को टिक कर दो आप, ये रही सैलरी 20,000, और बाकी का कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में फ्रेश इफ़ेक्ट आने वाली है, सो विदाउट टिक किए हुए ही हम इसकी इफ़ेक्ट दे देंगे। नेक्स्ट आपको बोला है प्रफुल्ला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2017। सी यहाँ पे इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमको ऐसा नहीं लिखा कि ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, ऐसा नहीं लिखा है, वो रिकॉर्ड तो हो ही चुकी है, वो रिकॉर्ड तो हो ही चुकी है, बट जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये 20,000 के ऊपर अलग से करोगे और बाकी की अमाउंट के ऊपर अलग। दैट मीन्स कि ये जो 1,40,000 की कैपिटल है इसके अंदर ये 20,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आया? बिकॉज ये कैपिटल किस दिन की है? 31
मार्च 2017 की, और ये कैपिटल कब लाई गई थी? 1 जनवरी 2017 को। सो ये 3 महीने हो गए, तब तक तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी हो ही गया होगा। और अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है तो वो लोग हमको इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कोई इन्फॉर्म नहीं किया, दैट मीन्स ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो है ही। सिर्फ और सिर्फ ये जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनो तो इसको ध्यान में लेना है। देखा, अगर हम सीधा सेकंड एडजस्टमेंट रीड करके उसकी इफ़ेक्ट दे दी होती तो होता ही है कि बाद में पता चलता कि हमने गलती करी है। सो सम को रीड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रफुल्ला हैज़, वो हो गया। अच्छा, तो 4th नंबर की कोई एंट्री नहीं होगी, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जय हैज़ विड्रॉ 1000 रुपीज़ पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ each month. Prafulla has withdrawn on 1st October 2016. तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन भी ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए दी हुई है। तो अगर आपने ये सेकेंड एडजस्टमेंट में ड्राइंग पे इंटरेस्ट काउंट कर लिया होता, अगेन गलती कर बैठते। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रिशिएशन 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। सो फर्नीचर को टिक कर लो आप लोग, एंड मशीन्स को भी टिक कर लो। मशीन्स कहाँ है, ये रहे। फर्दर आपको बोला है प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2000 ऑन 1st December विच इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एट 2400। देखो, ये गुनाह है, गुनाह, गलती नहीं है। क्योंकि एक तो आप बुक गलत लिख रहे हो, दूसरा आप अमाउंट भी गलत लिख रहे हो। एनीवेज, हम सेल्स और डेटर्स पे इफेक्ट दे देंगे जो गलती हुई है उसकी। सो सेल्स को टिक कर लो आप लोग, एंड डेटर्स को भी टिक कर, सॉरी ये तो परचेज हुई ना, सेल्स को टिक करोगे और डेटर्स को भी टिक करोगे। डेटर्स कहाँ पर है, ये रहे। तो डेटर्स है 48,000, उसको भी टिक कर लो, उसमें से माइनस कर देंगे। और जो रेगुलर इफ़ेक्ट होती है ड्राइंग के गुड्स की, वो दे देंगे, मतलब परचेज में से माइनस करेंगे। सो परचेज भी टिक कर लो, एंड ड्राइंग को तो करेंट अकाउंट में शो कर लोगे, तो कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर बोला है 1 डेटर ऑफ 2400 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल। देखो, 1 रुपये के सामने 40 पैसे मिलेंगे, तो नहीं क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 60% नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा वो आपकी बैड डेट है, और ये एडजस्टमेंट बैड डेट का है। डेटर्स को माइनस करेंगे हम, तो डेटर्स को टिक कर लो, और ये बैड डेट जो दी हुई होगी यहाँ पे कहीं पे, ये रही, तो ये बैड डेट के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सम स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं तो इसके अकाउंट्स जो है वो थोड़े से हमें बल्कि बनाने पड़ेंगे। सम नंबर 19, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये बन गया P&L अकाउंट। देन आफ्टर ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन भी बड़ा ही बनेगा, और ये हो गया करंट अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट। एंड फाइनली ये वाला पेज पूरा एक्सप्लेनेशन से भर जाएगा। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है ना, मैंने आपको ये पूरा हेडिंग कैसे लिखना है वो बताया हुआ है।
आपको उसी हिसाब से लिखना है। और दिस इज करंट अकाउंट। आपको इधर डेट के साथ लिखना होता है सभी अकाउंट्स में। बता देती हूँ, बैलेंस शीट के हेडिंग में मैं आपको ऐसे लिखना है, आपको बैलेंस शीट ऑफ जय एंड प्रफुल्ला फॉर सॉरी बैलेंस शीट है तो एज ऑन आएगा, और बाकी सब में फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे करके लिखना होता है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें रखने का। सो फर्स्ट कैपिटल रखते हैं। Whenever current account are given, place capital directly in balance sheet and all transaction will be recorded in current accounts, including drawing को भी हम करंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। सो ड्राइंग हमको दिया हुआ है 12,000 and 16,000। फर्दर करंट अकाउंट्स, सी करंट अकाउंट्स में जय का डेबिट है तो जय में डेबिट लिख देंगे, एंड प्रफुल्ला का क्रेडिट है सो प्रफुल्ला में क्रेडिट लिख देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। फर्दर ओपनिंग स्टॉक, opening stock is 60,000। next है purchase and sales, purchase है 2 lakh and sales है 3,80,000। फर्दर गुड्स रिटर्न है तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है। क्रेडिट वाला है 12,000 और डेबिट वाला है 7,000। फर्दर कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है सो वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। कैश इज 3,700 and BOD 15,750। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल्स, डेबिट वाले बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, क्रेडिट वाले बिल्स पेएबल होते हैं। नेक्स्ट रेंट दिया हुआ है तो रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट है 22,000, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम लिखेंगे। नेक्स्ट है करंट ईयर का बिल्डिंग है 1,20,000, एसेट साइड लिखेंगे। और इसका डेप्रीशिएशन फर्दर अब बोला हुआ है फ्रेट जो जाएगा ट्रेडिंग में 5,300। नेक्स्ट बोला है फर्नीचर जाएगा बैलेंस शीट में।
नेक्स्ट बोला सेल ऑफ फर्नीचर, माइनस हो जाएगा इसमें से सोल्ड 14,600। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स है 48,000 एंड क्रेडिटर्स है 16,800। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी 20,000। नेक्स्ट दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,700। नेक्स्ट बैड डेट एंड बैड डेट रिटर्न। बैड डेट रिजर्व नहीं है तो हम BD ही लिखते हैं, BDR नहीं लिखते हैं। टाइम से पता लग गया है इसलिए, नहीं लगा होता तो लिख देते और डैश कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल बैड डेट कितनी है 1000 और बैड डेट रिटर्न इधर क्रेडिट होगी। लोन ऑफ प्रफुल्ला, नेक्स्ट वेजेस, वेजेस आर 11,000। डिस्काउंट दोनों हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेडिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अभी भी बोल रही हूँ, ट्रेडिंग एक्सपेंस में गलती मत करना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड लास्टली मशीन। एडजस्टमेंट्स करते हैं वन बाय वन। सी फर्स्ट एडजस्टमेंट्स इज रिलेटेड टू स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं। सो स्टॉक की वैल्यू में बोला है 60,000 वैल्यू है टोटल। उसके 10% गुड्स की वैल्यू 20% लेस है, मतलब 6,000 का 20% माइनस कर दो 4,800। 20% गुड्स की वैल्यू मतलब कि 12,000 के गुड्स की वैल्यू 10% कम है, दैट मीन्स 10,800। और बाकी का बचा 70%, दैट मीन्स वो 42,000, उसका लेस करो 25%, 10,500 लेस हो जाएगा। सो बाकी बचेगा 31,500। इन तीनों का टोटल कर लो और वो आ जाएगा 47,100। दैट्स इट फ्रेंड्स, इतना ही है क्लोजिंग स्टॉक। लगता बड़ा एडजस्टमेंट है बट उसमें है कुछ नहीं। अगर इसमें कहीं पे भी वैल्यू मोर बोली होती तो क्या करना है आपको पता ही है, इग्नोर करना है, ठीक है। इफ़ मोर देन इग्नोर। हाल फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रख देती हूँ मैं इधर, और इधर भी रख देती हूँ सेकेंड इफेक्ट। और इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। दैट्स इट फ्रेंड्स। नंबर 2 अभी नहीं करना है, वो लास्ट में करेंगे, एज देयर इज सो मैनी एडजस्टमेंट इन सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर पे मंथली सैलरी 700 देनी है जय को, बट इसने 4 महीने की तो विड्रॉ कर ली है, जो कि सैलरी में गलती से इंक्लूड हो गई है।
पहले हमेशा गलती सुधारने की सुधारो। 400 मंथ की 700 के हिसाब से 2800 ये सैलरी के अंदर गलती से इंक्लूडेड है, तो माइनस कर देते हैं। recorded wrongly 2800, 20,000 minus 2800, so actually 17,200, and this salary should be debit to profit and loss appropriation account because this is partner's salary. So to salary to Jay की salary 2800 withdrawn। ठीक है, अब ये गलती हुई थी वो सुधार दी। सी अभी भी 8 मंथ की सैलरी देना बाकी है, उसकी जो रेगुलर इफेक्ट होती है वो कर देते हैं, मतलब इधर एंड इधर। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 5600 और इधर भी कर देते हैं उसकी एंट्री बाय सैलरी। जय को देंगे 5600, 2800 उसने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है, तो इधर इसकी कोई इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। गलती से वो रिकॉर्ड हुआ था वो सुधार दिया, इधर से माइनस करके इधर डाल दिया। रेगुलर जो नहीं दिया था उसकी रेगुलर इफेक्ट दे दी इधर एंड इधर, दैट्स इट। इसको बाहर लिख देते हैं। 12 7 84। तो ये 4 इफेक्ट हुई टोटल थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट, प्रफुल्ला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, ये हमको सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए दिया है, अभी कुछ काम नहीं है। जय हैज़ विड्रॉन 1000 रुपीज़, ये भी सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए है, कुछ काम नहीं है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट द 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। 9% के हिसाब से मशीन का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सी मशीन में क्या है कि ये 52,000 का मशीन है, बट एक्चुअली में ये पहले से 40 का ही था, बाद में 12,000 का लाए, तो 40,000 के ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट फुल ईयर का 3600, 12,000 पे 9% इंटरेस्ट, बट वो कितने महीने का, ओनली 3 मंथ्स। ओके, सो 12,000 into 9% into 3 divide by 12, 270। सो इन दोनों का टोटल 3870 इतना हो गया मशीन का डेप्रीशिएशन। $52,000 माइनस 3870 48130, इसकी सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। 2 डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 3870। क्लियर। अब बारी आती है फर्नीचर के डेप्रीशिएशन की। अब देखो फर्नीचर में अगर हम लोग डेट 1 अप्रैल कंसिडर करें सेल्स की, देखो टोटल फर्नीचर कितना है 84,600, ठीक है। इसमें से अगर ये 14,600 को 1 अप्रैल को हमने सोल्ड कर दिया तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक भी दिन इसको यूज़ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये 70,000 बचा, इसका 5% मतलब 3,500 गिनेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे हमारी बुक में तो 1 अक्टूबर है। हाँ तो बेटा आपकी बुक में 1 अक्टूबर है तो आप यहाँ पे
5%, 14,600 into 5% और इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 365। अगर यहाँ पे 1 अक्टूबर है तो आपने 6 महीना इसको यूज़ किया। अगर 6 महीना यूज़ किया तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। तो इधर 1 अक्टूबर अगर लेते हो तो 365 इसका भी डेप्रीशिएशन गिनना पड़ेगा। ये माइनस तो हो ही गया है, वो तो होने ही वाला है, बट अगर 1 अक्टूबर गिनना है तो आप लोग डेप्रीशिएशन इधर लोगे 3865। कितना? 3865। अगर आपकी बुक में 1 अप्रैल है तो आपको कितना लेना है? ये वाला। क्लियर? समझ में आया? मैं अभी 1 अप्रैल ले रही हूं, तो मैं इधर 3500 ले रही हूँ। 70,000 में से 3500 गए, 66,500। क्लियर? और इसकी सेकेंड इफेक्ट, अगर आपको 1 अक्टूबर गिनना है तो कोई चेंज नहीं है। 1 अक्टूबर गिनना है तो 3865। 1 अक्टूबर अगर गिनना है तो 3865 डेप्रीशिएशन लेके पूरी कैलकुलेशन करना। फिर भी बैलेंस शीट तक टैली होगी ही, क्योंकि इधर से भी वही माइनस होगा, इधर भी वही रिकॉर्ड होगा। सो बैलेंस शीट फिर भी टैली होगी, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? चलो आगे। अच्छा, नंबरिंग कर देते हैं इसकी। ये कौन से नंबर का है? 6 नंबर। चलो नेक्स्ट, प्रफुल्ला हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000। 2000 के गुड्स प्रफुल्ला ने विड्रॉ किए हैं और वो रिकॉर्ड हुए गलती से सेल्स बुक में। तो सेल्स में से माइनस करो, डेटर्स में से माइनस करो। रॉन्गली रिकॉर्डेड 2400 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 2400। अब जो एक्चुअल में रिकॉर्ड करना है, परचेज में से माइनस और इधर ड्राइंग में, वो कर देते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स। बट ये कितना था? ओनली 2000, तो यहाँ पे भी 2000 ही रिकॉर्ड होगा। चलो, अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर 4 मंथ का 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये वाले एडजस्टमेंट की भी कितनी इफेक्ट आई? 4। नेक्स्ट, 1 डेटर बिकम इंसॉल्वेंट। कितने का था? 2400 का। और बैड डेट कितने करके गया? 60%। सो माइनस करेंगे इसमें से बैड डेट, और इधर ऐड कर देंगे। इसको बाहर लिखना भूलना नहीं है, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। हाँ,
चलो अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। पहले कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जय की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, और 1 लाख का 10% मतलब 10,000। प्रफुल्ला की कैपिटल 1,20,000 इंटू 10% 12,000, और वो 20,000 कब लाई थी? 1 जनवरी 2017। तो उसके ऊपर उसको सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। सो टोटल 12,500 इंटरेस्ट उसको मिलेगा। इसकी इफेक्ट दे देते हैं। जहाँ माँ होते हैं उधर बच्चे होते हैं, आपको पता ही है। सो इस साइड कैपिटल होगी तो इंटरेस्ट भी उसी साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 12,500। इसकी सेकेंड इफेक्ट, क्लियर। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। देखो, जय हर महीने के एंड पे 1,000 रुपीज विड्रॉ करता था। ओवरऑल उसके 12,000 ड्रॉइंग 1,000 करके हुआ। तो इस 1,000 रुपीज पे 66 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 12%। तो 1,000 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइड बाई 12, 660। प्रफुल्ला का ड्राइंग एक ही दिन को है 16,000 का ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो इसके ऊपर सीधा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा, पर ये टोटल अमाउंट है। ध्यान रखना, ये इधर मंथली अमाउंट लेनी है। ये हिस्सा चैप्टर नंबर 1 का है। मैंने क्लियर करवाया है अच्छे से, वो ऐसा क्यों होता है ये सब चीज़ें। ये हुआ 960। बट सी, प्रफुल्ला ने तो गुड्स का भी ड्राइंग किया था, तो और 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 4 महीने का ऑन 1 दिसंबर था, 1 दिसंबर था, तो उसके कारण और 4 महीने का इंटरेस्ट लग गया 80 रुपीज़। सो 960 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 1040 इंटरेस्ट लग गया उसको। उसकी इफेक्ट दे देते हैं 660, 1040। ड्राइंग होता है इस साइड, तो इसका इफेक्ट इस साइड आएगा। इसको सामने अब करंट पे इंटरेस्ट, तो करंट पे इंटरेस्ट में ऐसा करेंगे, जिसका इंटरेस्ट जिस साइड है उस साइड रख देंगे। ये 12,000 का 9% इंटरेस्ट देना है। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट, जिसका जिस साइड है उस साइड लगेगा। मतलब करंट अगर डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट, करंट अगर क्रेडिट है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट, और फिर उसकी ऑपोजिट इफेक्ट देना मत भूलना। 360 क्रेडिट हुए, इधर डेबिट करो। ये 1080 डेबिट हुए, इधर क्रेडिट करो।
क्लियर? सारे एडजस्टमेंट हो गए बट हिडन बाकी है, कर लेते हैं फटाफट से। देखते जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे। फर्स्ट रेंट है, रेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये 2000 कैसे आया समझाया मैंने स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। सी इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐसा एक बार आगे आ गया है कि 5700 में दो पॉलिसी है, एक 3600 वाली और दूसरी 2100 वाली। ये करंट ईयर में ख़त्म हो गई बट ये नेक्स्ट ईयर में 30 जून को ख़त्म हो रही है। तो 3 महीने का 3600 में से आउट प्रीपेड है, 3 मंथ्स का सो 900 क्लियर, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 900 रुपीज़ प्रीपेड है। क्लियर? माइनस कर देंगे, and the last but not the least, लोन ऑफ प्रफुल्ला 6% इंटरेस्ट काउंट करना है। 20,000 का 6% बट 6 मंथ्स का है, तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 600 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स इट फ्रेंड्स। अब हमको सिर्फ और सिर्फ टोटल करना बाकी रहा। बने रहना मेरे साथ एंड तक। मैं अकेली अकेली टोटल कैसे करूँगी। 370 600 प्लस 47,100, सो आंसर इज 417700, 417700 माइनस 60,000 माइनस 1,86,000 माइनस 5,300 माइनस 11,000, 1,55,400 इज योर जीपी। इधर आ जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे वहां से इधर। उसके अंदर 2850 ऐड हो जाएगा, तो 158,250 उसमें से माइनस कर लेंगे ये सारी चीजें। आंसर इज 80140। उसको लेके आते हैं इधर। उसमें ऐड कर देंगे ये सारी चीजें।
दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट. P&L रेशियो इक्वल है. इधर ट्रांसफर करेंगे. करंट अकाउंट को क्लोज करते टाइम पे ध्यान देने का कि कौन सी डेबिट या क्रेडिट ज़्यादा है. ऐसे इसमें दोनों में क्रेडिट ही ज़्यादा है. कैपिटल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. और क्योंकि ये दोनों ही डेबिट साइड आए हैं, इसका मतलब ये दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हम कैपिटल साइड लिख देते हैं. $15,690, $23,650, $39,340 प्लस 2,40,000, 20,000. थक गई बोल बोल के. एंड ये बैलेंस शीट टैली हो गई. सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम सारे ट्रांजैक्शन की वन बाय वन इफेक्ट बस सब साथ में इफेक्ट देते हैं और पहले सारी ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट देने के बाद अगर सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं तो कभी भी बैलेंस शीट को टैली करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. इज इट क्लियर? आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर जल्द ही मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक के साथ. फाइनल अकाउंट्स तो ख़त्म हो गया. अभी एक फाइनल अकाउंट का एक सम करवाने की इच्छा है मेरी कि जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस है, बट पूरा ट्रायल बैलेंस हिडन एडजस्टमेंट से भरा पड़ा हो. ऐसा एक सम पहले मैं आपको होमवर्क में दूंगी, बाद में मुझे पता है आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी. क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना.